कुछ बातें विद सुमन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। साथियों, पाकीज़ा किरदार ही नहीं, आवाज़ें भी हुआ करती हैं और ये आवाज़ें रूह से निकलती हैं और रूह तक पहुंच भी जाती है। ऐसी ही एक आवाज़ आज हमारे साथ है, जिन्होंने रेडियो के माध्यम से बरसों अपने सुनने वालों के दिलों पर राज किया है। आप हैं श्री राजेश चड्ढा। आप आकाशवाणी में वरिष्ठ उद्घोषक रहे और आज हमारे साथ हैं। तो आज हम हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें राजेश जी के साथ करने वाले हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, एकदम बाकायदा रेडियो में थे तब भी और अब उसके बाद भी रुचि कायम है जी। राजेश जी, रेडियो से ही मैं बात शुरू करूंगी कि आप रेडियो उद्घोषक कैसे बने। रेडियो उद्घोषक के लिए सुमन जी ऐसा था कि जब हम लोग जिस समय में हम 10वीं कक्षा या 11वीं कक्षा में जब हम अपने करियर की शुरुआत के लिए सोचते हैं, तब ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऐसा सोचा जाए इस तरफ भी आया जाए। वही अमूमन जो गिनी चुनी नौकरियां होती हैं उसी की तरफ कोशिश करना, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बात सबसे महत्वपूर्ण होती है कि जब आप पढ़ लिख जाते हैं तो उसके बाद में नौकरी करनी है आपको जी। तो ठीक उसी सोच के साथ थे। लेकिन जब इत्तेफाक से हुआ ये कि 1981 में यहाँ आकाशवाणी सूरतगढ़ की शुरुआत हुई और 1981 में ही हम लोग ग्रेजुएट हो गए जी। और पढ़ने लिखने की रुचि स्कूलिंग से ही थी, लगभग 10वीं कक्षा 11वीं कक्षा से। तो थोड़ा बहुत लिखना और पढ़ना, पूरा लिखना तो अभी भी नहीं आता, लेकिन वो रुचि ऐसी चलती चली गई, अखबारों में लिखना, और फिर धीरे धीरे रेडियो में आना शुरू किया। जब 81 के बाद में यहाँ एक उद्घोषक थे मोहम्मद सलीम जी, जो बनारस के थे, बहुत ही अच्छे एक हम जिसे कहते हैं कलाकार, ड्रामा के खास तौर पर कुछ फिल्में भी उन्होंने की हैं बाद में, अब तो दिवंगत हो गए वो। उनसे मित्रता हुई और फिर उन्होंने कहा कि आप लोग रेडियो में क्यों नहीं आ जाते। तो हम 2-3-4 जो मित्र थे जो कुछ पढ़ने लिखने में रुचि रखते थे, रेडियो में जाते थे, उन सब ने कोशिश की। तो उनमें से 2 साथी हम लोग रेडियो में चले गए, एक मैं और एक रवि दत्त मोहता करके, वो भी मेरे साथ रेडियो में ही रहे। तो वो शुरुआत हुई इस तरह से। और एसएससी उस समय लिया करती थी, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, कर्मचारी चयन आयोग, वो उसकी परीक्षा हुआ करती थी। उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए और सबसे पहले उदयपुर जो केंद्र था वो मिला। तो 1986 में उदयपुर मैंने ज्वाइन किया, आकाशवाणी उदयपुर, और फिर 1991 में मैं सूरतगढ़ स्थानांतरण के साथ में पहुंच गए। जी, आपकी नियुक्ति कैसे हुई इसके बारे में आपने बताया, लेकिन एक बात जो है हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक ये भी जाने कि रेडियो में उद्घोषक होने के लिए काबिलियत जो है वो क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत संक्षिप्त उत्तर अगर मैं दूं तो वो ये है कि जो मुझ में काबिलियत है वो होनी चाहिए, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। जी। सबसे पहली बात वही है कि आप सृजनात्मक तो होना ही चाहिए, क्रिएटिव आपको होना बड़ा जरूरी है। और क्रिएटिविटी जुड़ी हुई है हमारे साहित्यिक गतिविधियों के साथ में, या कुछ और जो फन आप में है, जो हुनर आप में है उसके साथ में। तो चूंकि उद्घोषक की बात है तो जाहिर सी बात है आपको लिखने पढ़ने में रुचि आपकी होनी चाहिए। भाषा के साथ न्याय आप कर पाएँ, किसी भी भाषा के साथ में, चाहे वो हिंदी भाषा हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, आप उसके साथ न्याय कर पाएँ। उच्चारण भी उसका एक हिस्सा है। और दूसरा ये कि अपने आप को आप अपडेट कितना रख पाते हैं, समय के साथ आप अपने आप को खुद एनरिच करते हैं कि नहीं करते हैं, समृद्ध करते हैं कि नहीं करते हैं। वो अगर खूबियां आप में हैं तो एक बेहतरीन उद्घोषक ही नहीं, एक बेहतरीन व्यक्ति की तरह आप जीवन जी सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। राजेश जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एफएम चैनल्स का दौर आ गया पिछले कुछ वर्षों से। जी। तो प्राइवेट चैनल्स बहुत सारे खुल गए हैं। तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है कि प्राइवेट चैनल्स की जो कार्यक्रम होते हैं और आकाशवाणी के जो कार्यक्रम हैं, क्या फ़र्क उनमें आप देखते हैं? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है रेडियो के लिए। रेडियो पर जो लोग
काम करते हैं उनके लिए भी, और जो रेडियो सुनते हैं जिनकी वजह से रेडियो है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण बात है। दरअसल क्या है कि जिस हम प्राइवेट चैनल की बात करें तो कुछ एक को छोड़ करके, क्योंकि अपवाद हर जगह होते हैं, कुछ एक को छोड़ करके जो गरिमा एक रहती है प्रसारण के साथ जुड़ी हुई, आप चूंकि प्रसारण के उद्देश्य होते हैं मनोरंजन भी और आपको ज्ञान भी देना, सूचनाएं भी देना। ज्ञान इन सेंस कि आप उनको जानकारियां दे पाए, तो उसमें जितनी गंभीरता आपकी रहेगी उतनी ही महत्वपूर्ण तरीके से बात सामने वाले तक, आप सुनने वाले तक पहुंचा पाएंगे। तो चूंकि एक आकाशवाणी जो है वो एक गरिमामय संस्थान है, इसका अपना एक इतिहास है वो, और आप ये देखिए कि किस तरह से, किस वजह से रेडियो की शुरुआत हुई थी। वो उद्देश्य अपने आप में इतने परिपक्व थे कि जब हम आज़ादी की लड़ाई में थे तब हमें ज़रूरत पड़ी कि इस तरह से ये एक भाषा भी होनी चाहिए और एक संसाधन भी होना चाहिए हमारे पास में। और रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा, भारी योगदान रहा उसमें। तो उन उद्देश्यों को लेकर के उनके साथ में जब हम विकास करते हैं तो फिर गरिमा निश्चित रूप से बढ़ती है। वो गरिमा आकाशवाणी के साथ जुड़ी है। कुछ निजी चैनल्स को अगर हम छोड़ दें, चूंकि आज का दौर बहुत तेजी से विकास वाला दौर है, अब आप एफएम चैनल्स के अलावा जो हम जिस पॉडकास्ट में आज हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल अपग्रेड है प्रसारण का। यूट्यूब पर इस तरह से बहुत सारी शोज और बहुत सारे कार्यक्रम आप देखते हैं जो इतने गरिमामय होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको प्रस्तुत करते हैं, वो इतने बेहतरीन तरीके से उस पर काम करते हैं। तो वो भी उसके साथ, बस गंभीरता निश्चित रूप से बनी रहनी चाहिए। बाकी बातें हम एक जहां से एफएम की शुरुआत हुई थी, तो मुझे एक मेरे मित्र हैं जो उद्घोषक रहे बहुत, उन कमल शर्मा उनका नाम, जो विविध भारती मुंबई से बहुत नाम रहा उनका, बहुत मेहनती और बहुत परिश्रमी व्यक्ति थे। तो हम लोग एक बार भोपाल में आकाशवाणी की किसी वर्कशॉप में थे, तो वहाँ ये सवाल पूछा गया था, ये बात कही गई थी, तो कमल ने ये उत्तर दिया था। तो मुझे हमेशा वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और मुझे क्या, वहाँ हम सब लोग जो हमारे महानिदेशक भी बैठे थे उन्होंने कहा था कि जो हम लोग जिस तरह से काम करते हैं प्राइमरी चैनल्स पर, तो हम लोग ड्राइंग रूम की बात करते हैं, और जब एफएम बात करता है तो वो आपके बेडरूम तक पहुंच जाता है। तो ये जो फर्क है, आप किन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर कुछ प्रूवर इश्यूज एफएम उठाते हैं तो निश्चित रूप से वो बुरे लगते हैं और रेडियो की गरिमा को ठेस पहुंचती है उससे। जी, मैं आपसे अगला सवाल करूं उससे पहले अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि आज से करीब 30 वर्ष पहले आकाशवाणी सूरतगढ़ में एक पंजाबी कार्यक्रम शुरू हुआ, और वो इतना मकबूल हुआ ख़ास तौर पर उत्तर भारत में, कि हज़ारों पत्र हर महीने आकाशवाणी सूरतगढ़ को मिला करते थे, और उस कार्यक्रम को शुरू किया था राजेश जी ने। तो ये कार्यक्रम कैसे शुरू हुआ राजेश जी? और ख़ास तौर पर ये सवाल यूँ भी बनता है कि राजस्थान में पंजाबी प्रोग्राम की शुरुआत कैसे हुई? जी, ये बात 1996 की है, जब कुछ, चूंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं ना, उस समय की बात हम करें जब हम हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले, जहाँ तक कि सीधी पहुँच हमारी रहती, वहाँ जो पंजाबी भाषी और राजस्थानी भाषी लोगों का जो प्रतिशत है, उसमें राजस्थानी भाषा के लोग और पंजाबी भाषी लोग ज़्यादा हैं, उनकी प्रतिशत कुछ ज़्यादा है। तो जो हमें आंकड़े मिलते हैं, जो बात में चलते, तो उस वजह से महानिदेशालय से ये पत्र आया था कि यहाँ एक पंजाबी कार्यक्रम इस केंद्र से होना चाहिए। तो हमारे उस समय में जो सहायक कार्यक्रम निदेशक थे डीसी शर्मा, दिनेश चंद्र शर्मा जी, वो एक बेहतरीन व्यक्ति, एक बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन, जिनके सानिध्य में काम करने का मौका हमें मिला। उन्होंने ये बात रखी, मुझसे ही पूछा कि आप अगर इस कार्यक्रम को करना चाहें, पंजाबी के लिए आया, तो मैंने कहा बिल्कुल हम करेंगे। और बस उसके बाद 12 जुलाई 1996 को कार्यक्रम शुरू हो गया। और वो शुरुआत जब हुई थी तो एक पंजाबी मैगजीन की शक्ल में उस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, और वो अंत तक उस मैगजीन की शक्ल में ही रहा। किसी न किसी विषय पर बहुत सारी रंग उसमें बदलते चले गए, और वो उसकी मकबूलियत ये थी कि जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान तक उस प्रोग्राम को सुना जाता था। और आज भी वहाँ चर्चा होती, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बातें बहुत तुरंत पहुँचती। आज भी जब चर्चा होती है तो उसका जिक्र होता है, वो याद करते हैं उस बात को। तो वो एक सिर्फ कारण उसका वही था जहाँ से हमने बात शुरू की थी
कि जब आप पंजाबी साहित्य में, चूंकि मेरी व्यक्तिगत रुचि रही है, मेरी मातृभाषा पंजाबी है, हालांकि इस क्षेत्र में बैठ करके, हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र में बैठ करके हम ये कह सकते हैं कि जो जितना अच्छा पंजाबी भाषी होता है वो उतनी ही अच्छी राजस्थानी भी बोलता है, और जो जितना अच्छा राजस्थानी भाषी है वो उतनी अच्छी पंजाबी बोलता है। ये हमारे इस मिक्स्ड कल्चर की, एक मिश्रित संस्कृति की विशेषता है जी। तो वो सारी बातें थी। तो पंजाबी भाषा में रुचि थी, साहित्य में रुचि थी, तो उसको फिर साहित्यिक एक रंग देने का, चूंकि मुझे स्वतंत्र रूप से ये इत्तेफाकन अवसर मिला, तो उसको एक साहित्यिक रंग देने की कोशिश की, और वो बहुत अच्छा, और जिस गरिमा की हम बात करते हैं, जिस गंभीरता की हम बात करते हैं, उस गंभीरता के साथ उस कार्यक्रम को प्रस्तुत भी किया गया और सराहा भी गया, सुना भी गया जी। मिट्टी दी खुशबू प्रोग्राम जिन लोगों ने भी सुना है उन्हें मालूम है कि उस कार्यक्रम में सूफी दर्शन की बहुत ज़्यादा बात होती थी जी। तो ये सूफी दर्शन आप पर इसका प्रभाव कहाँ से रहा जो उस कार्यक्रम में सब लोगों को दिखाई देता था? दरअसल सूफी दर्शन या सूफिज्म जिसको हम कहें, वो मेरी व्यक्तिगत पसंद का विषय है, तो मुझे अच्छा लगता है उसको पढ़ना। हालांकि देखिए, हम सूफी दर्शन के इतिहास की अगर बात करें तो वो 7वीं 8वीं शताब्दी में सूफिज्म की शुरुआत हो गई थी, लेकिन वो 2 3 4 शताब्दियां चलता रहा। 10वीं 12वीं शताब्दी में उसका उत्तरोत्तर विकास हुआ, और 12वीं शताब्दी में जब उसकी शुरुआत हुई तो वहाँ बाबा फरीद जो आए, उनका दर्शन, उनको पढ़ने का मौका मिला, उसको पढ़ा, उनके बारे में जानने का मौका मिला। यहाँ तक कि जो फरीदकोट है, जहाँ दरगाह है बाबा फरीद के नाम से, वहाँ पर जा कर के व्यक्तिगत रूप से सारी जानकारी लेने का और सब चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ हुआ, वो हुआ। तो वहाँ से सूफी दर्शन को जब शुरुआत से पढ़ना मेरी रुचि रही है, और फिर उसके बाद में शाह हुसैन और बुल्ले शाह और शाह हुसैन तो 16वीं सदी में आए, तो उन सब को पढ़ा, और पढ़ करके लगा कि एक ऐसा मतलब दर्शन है जो आपको सिर्फ आपके ज्ञान में इजाफा नहीं करता, वो आपको जीना सिखाता है। चूँकि सूफिज्म की एक खूबी है कि वो किसी कट्टरवाद के ठीक खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें न तो किसी किस्म का कट्टरवाद है, न कोई आडंबर है, वो आत्मिक शुद्धि के साथ चलने वाला एक दर्शन है जी। यानी अंतर्मन अगर आपका बेहतर है तो फिर सब कुछ बेहतर है जी। तो अगर हम जिस चीज़ को कह रहे हैं दूसरी भाषा में, और सहज रूप से अगर हम कहें कि जो चीज़ हम कह रहे हैं वो चीज़ हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो बात हम कह रहे हैं उस पर पहली तरह से खुद पर वो क्रियान्वित हो रही है कि नहीं हो रही है, ये ईमानदारी सूफिज्म में आपको मिलती है जी। और राजेश जी, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि सूफी अगर दर्शन की बात आगे और बढ़ाते हुए उसमें प्रेम और पीड़ा जी दोनों दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रेम और पीड़ा ही उसका आधार है, लेकिन उसका जो धरातल है वो एक ऐसा प्रेम है जो ईश्वर के साथ में किसी प्रियतम की तरह, किसी साजन की तरह होता है। क्योंकि सूफिज्म जो है उसमें प्रेम का भाव एक सखा भाव है, ईश्वर को खुद मतलब सब कुछ माना जाता है। जैसे एक सूफी संत बुल्ले शाह जिसका मैंने जिक्र किया, वो अपनी उनकी काफियां हैं, उन्होंने काफी में कहा, उन्होंने कहा कि कत कुड़े ना वत कुड़े, जे पूणी पूणी कत्तेंगी ता नंगी मूल न बत्तेंगी, जे दाज बिहुणी जावेंगी उथे शौनुक के मेरे जावेंगी, कुछ लै फकरां दी मत कुड़े, कत कुड़े ना बत कुड़े। अब दरअसल इसका भाव ये है कि पंजाब में एक कल्चर है त्रिंजण का, वो त्रिंजण में जो महिलाएं हैं उसमें कंवारी कन्याएं भी हैं और नवविवाहित भी हैं, वो सब मिलकर के रात को एक साथ बैठती हैं और अपना अपना चरखा लेकर के आती हैं, उस पर सूत काटती हैं और कुछ चुगलबाजी करती हैं आपस में, कुछ हंसी मजाक, और उसी बीच में वो सूत काटती जाती हैं और सूत से वो अपने अपने दहेज का सामान तैयार करती है। क्योंकि पुराना समय तो जब खेस कंबल चादर जो थी वो इस तरह से दी जाती थी, अब तो जमाना बदल गया, तो उस भाव को लेकर के उस काफी को उन्होंने कहा कि वो काटती हैं और फिर अपने
जब अपने शौहर के पास में जाती हैं, अपने घर जाती हैं, अपने ससुराल में जाती हैं, तो वो सब कुछ लेकर के जाती हैं। तो बुल्ले शाह इस भाव को कहता है कि दुनिया पूरी की पूरी जहां हम जी रहे हैं ये एक त्रिंजण है। हम लोग अपना अपना चरखा लेकर के काम कर रहे हैं, और हमारे जो सत्कर्म हैं, जो हमारे काम हैं, वो कातना है, और जो दहेज हम तैयार कर रहे हैं उस दहेज को लेकर के अल्टीमेटली हमें उस ईश्वर के पास जाना है, जिसको कि सूफिज्म जो है, जिसको सूफिज्म शौहर कहता है, जी, साजन कहता है, प्रीतम कहता है जी, और पूरा सभ्याचार उसमें नजर आ जाता है। बस इस प्रेम को जो ईश्वर के साथ इतनी सात्विकता से किया जाए कि सब कुछ समर्पित कर दिया जाए। बुल्ले शाह कहते हैं एक जगह पर कि कंजरी बने मेरी इज्जत नहीं कट दी, मैनू नच के यार बना मन दे, क्योंकि ईश्वर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जी राजेश जी, पढ़ने और पढ़ाने का जो शौक आपको हमेशा से रहा, लेकिन अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें तो किताबों से, साहित्य से आज का युवा वर्ग लगभग दूर सा हो गया है। तो क्या नुकसान इस बात का है? नुकसान ही इसी बात का है, चूंकि किताबें जो हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब हमारी सोच बड़ी होगी ना, तब फिर हमारा जो अभिव्यक्त करना भी बड़ा हो जाएगा। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा कह पाएंगे। किताबें आपकी सोच के दायरे को बढ़ाती हैं। आप देखिए, एक तो मोबाइल पर आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं और एक किताबों के साथ में पढ़ते हैं, एक तो पढ़ने में सुविधा है, और दूसरा ये है कि किताबों के साथ जो जुड़ाव होता है, जो आत्मिकता होती है, ऐसा लगता है कि किताब जो है वो हमारी उंगली पकड़ करके और वक्त की सीढ़ियां चढ़ाती चली जा रही हैं। एक किताब हम पढ़ते हैं तो बहुत पिछला हम उसमें पढ़ते हैं, फिर बहुत आगे की बातें हम उसमें पढ़ते हैं, जो हो रहा है वो हमें पढ़ते हैं। तो किताबें ठीक इस तरह से हमें ज्ञान देती हैं, इस तरह से हमें टीच करती हैं, इस समय से हमें पढ़ाती हैं। जी, और हमें लगता है कि जैसे जो किताबें पढ़ते हैं उन्हें किताबों में एक अलग तरह की खुशबू आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो जो खुशबू जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो खुशबू हम सबसे दूर हो गई। पढ़ने वाले बहुत कम हो गए, पढ़ने में रुचि नहीं रही। दरअसल पढ़ने को लेकर के हम अपने सिलेबस तक सीमित रह गए हैं। हम अपने आत्मिक विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए हम किताबें कहाँ पढ़ते हैं? जबकि अगर हम किताबें पढ़ते हैं तो आपको कहीं मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो किताबें आपको इतना मोटिवेट कर देंगी कि आप सब कुछ जान, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। तो जितना आपके पास ज्ञान है, जितनी जानकारी है, जितनी सूचनाएं आपके पास में है, वो आपको दूर तक देखने की क्षमता देती, और उसी को हम दूरदर्शी सोच के साथ। जी राजेश जी, बहुत सारे लेख आपने लिखे हैं, कविताएं आपने लिखी हैं, गज़लें आपने लिखी हैं। तो गज़लों की बात करें तो आज आपसे एक गज़ल हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। मैं मूल रूप से हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि मैं मूलतः जो पूर्णकालिक पाठक हूँ और अंशकालिक रचनाकार हूँ, बहुत कम लिखने वाले व्यक्तियों में से। तो मैं लेखक तो बहुत कम मानता हूँ, लेकिन ठीक है, लिखता हूँ अपनी रुचि से, और मित्रों के बीच में बैठ करके पढ़ता भी, वही मौका आज भी है। क्योंकि हिंदी गज़ल के साथ में मेरा जुड़ाव है, कविता के साथ में जुड़ाव है, तो मैं कुछ तरन्नुम में सुनाता हूँ। बातें करना, हंसना हंसाना अच्छा लगता है। बातें करना, हंसना हंसाना अच्छा लगता है, और सबको अपने दुख भटकाना अच्छा लगता है। बातें करना, हंसना हंसाना अच्छा लगता है, सबको अपने दुख भटकाना अच्छा लगता है। ओ कितना अच्छा है ये अच्छी बातें करता है, कितना अच्छा है ये अच्छी बातें करता है, और सबको सबसे ये कहलाना अच्छा लगता है। सबको सबसे ये कहलाना अच्छा लगता है,
और जिससे पढ़ना सीखा उससे पढ़ा नहीं जाता, कि जिससे पढ़ना सीखा उससे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा लिखा सब माँ को सुनाना अच्छा लगता। बहुत बहुत जिससे पढ़ना सीखा उससे पढ़ा नहीं जाता, और पढ़ा लिखा सब माँ को सुनाना अच्छा लगता है। ऐसी बहुत खूबसूरत गज़ल आपने हमें सुनाई। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये लिखने का सिलसिला आपने कब शुरू किया? मैंने आपसे कहा लिखने का सिलसिला तो दरअसल अभी भी शुरू नहीं है, क्योंकि मैं तो पाठक हूँ, बहुत कम लिखता हूँ। जब कुछ बात कुछ ऐसी अपील करती तब, या जब भी है, जो भी है, जैसा भी है, तो ये शुरुआत उसी समय की है जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे जी। वो संगति कुछ ऐसी थी मित्रों की, तो वहाँ के लोकल अखबारों में छपना, फिर कुछ ज़िला स्तर तक पहुँचे, और फिर राष्ट्रीय स्तर की अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में छपना। तो लिखना फिर एक ऐसा हो गया कि एक स्वभाव में आ गया। जिस तरह से पढ़ना स्वभाव में है, वैसे ही लिखना भी स्वभाव में आ गया जी। और फिर वो निरंतर जो पढ़ते चले गए तो लगता चला गया कि हम क्या लिखते हैं, लिखने वाले तो लिख गए। चूंकि बात भी ऐसी, अब विरह की बात होती है ना, जब विरह पर कुछ लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, तो लगता है कि यार विरह पर वारिस शाह से ऊपर कोई क्या लिखेगा, या घनानंद से ऊपर विरह पर कोई क्या लिखेगा। जी जी जी। तो ये सब बातें तो यूं अपने आप को समृद्ध करते चले गए, और ऐसे ही जो दो चार अक्षर हैं अभी भी रच देते हैं। कॉलेज के वो दिन याद आते हैं? बाकायदा, किसको नहीं आते हैं, मुझे तो स्कूल तक के आते हैं। जी जी। और जैसा कि आपने कहा कि मित्रों के बीच में आप सुनते थे, जी, जी, जी। सुनाते थे, तो वो मित्र क्या आज भी आपके संपर्क में हैं कुछ लोग? जी हाँ, बिल्कुल संपर्क में है। वो मित्र भी जो स्कूल के थे, क्योंकि स्कूल के समय तक तो कुछ लिखने पढ़ने की बात थी ही नहीं, तब तो सिर्फ सिलेबस से ऊपर कुछ पढ़ा ही नहीं जाता था। और तो वो मित्र भी मेरी साथ जुड़े हुए हैं। मेरा एक मित्र है जो रामनाथ भाटिया, जो जयपुर में है जी अभी, और वो बैंक से एक बड़े अधिकारी के रूप में रिटायर हुआ। और एक मेरा मित्र है सतविंदर पाल सिंह सिद्धू, जो हनुमानगढ़ में है। वो डेयरी से, सरस डेयरी से जो एमडी के पद से रिटायर हुए, और वो हम लोग एक ही साथ रिटायर, एक ही दिन, एक साथ, इसीलिए एक दूसरे की जो विदाई पार्टी होती है ना, उसमें पहुंच नहीं पाए। जी जी। क्योंकि सब लोग अपने अपने उसमें थे। तो जब भी कोई एक मित्र, जैसे रामनाथ अगर हनुमानगढ़ आएगा तो वो दिन भर के लिए तीनों लोग मित्र मिलकर के हम इकट्ठे बैठ जाते हैं, और सुबह से लेकर के शाम तक। और उसमें पहला काम ये करते हैं कि जो हमारे अध्यापक रहे हैं उनके नंबर रामनाथ के पास होते हैं सबके, वो उनसे हमें फिर बात करवाता। तो हम लोग आपस में मिलकर के गुरुजी से भी बात करते हैं, जो लोग अभी हैं हमारे जो टीचर्स रहे हैं उनसे बात करते हैं, जो पुरानी बातें सब करते हुए याद करते हैं। और कुछ ऐसे साथी हैं जो कॉलेज लाइफ के थे, जैसे मैंने रविदत्त मोहता का जिक्र किया, अभी भी मेरी उनसे बातचीत होती रहती। तो वो साहित्य में चूँकि हमारी इकट्ठी शुरुआत थी, तो चर्चाएं भी होती हैं, बात भी होती है, अच्छा लगता, आनंद आता। सेवानिवृत्ति के बाद में क्या फर्क आया आपकी जिंदगी में? मुझे लगता है कि कुछ भी फर्क नहीं आया। कारण ये था कि जब हम रेडियो में, आप तो खुद रेडियो से जुड़े हैं, आपको मालूम है कि जब हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम इकट्ठा किए हैं रेडियो में, तो जब हम वहाँ कार्यक्रम देते थे, कार्यक्रम करते थे, तब भी अध्ययन हमारे साथ जुड़ा हुआ था। और आज भी मेरे साथ में वो किताबें मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं, पढ़ना जुड़ा हुआ है। लिखना तब भी कम था, लिखना आज भी कम है। राजेश जी, अगर हम किसी ऊंचाई तक, मकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो बहुत सी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। निश्चित है। तो क्या ऐसी चुनौतियां आपकी जिंदगी में भी आई? बिल्कुल सही है। अब क्योंकि दरअसल होता क्या है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं ना, उनमें तो जीवन भर चुनौतियां ही रहती हैं, हमेशा रहती हैं। तो वो चुनौतियों के बीच में उनको आगे चलना पड़ता है। और हम लोग चूंकि मध्यम वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो वही उसी तरह की चुनौतियां थी कि जब पढ़ना होता था तो जहां हम हैं, जैसे हनुमानगढ़,
क्षेत्र रहा, तो हनुमानगढ़ से बाहर अब तो ये होता है कि कहीं भी आपको लगता है कि नहीं जयपुर जाकर के अध्ययन करना चाहिए या कहीं और जाकर के करना चाहिए या और बड़ी संस्थानों पर, हम चूंकि जयपुर तक ही, वही सोच तो मध्यम वर्गीय रहती है ना, हम जयपुर तक ही रहेंगे। तो ये, लेकिन उस समय ये था कि वही एक नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज था, नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज था, उसमें पढ़ना, और सरकारी स्कूल थे उसमें पढ़ना। तो उनमें पढ़ करके, और जो सब्जेक्ट्स थे वो भी इसी तरह थे कि जो उस समय में एक ट्रेंड चलता है उसके मुताबिक आप पढ़ते चले गए। और बस उसके बाद में फिर जो एक कहते हैं कि साहित्य से जुड़ाव हो गया। तो वो जो चुनौतियां थी ना, वो हर व्यक्ति के साथ में आती हैं। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है सुमन जी, वो ये है कि हमारे पास में स्वीकारात्मकता होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। जी। जो है उसे उसी रूप में स्वीकार करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे की उम्मीद में हम बैठे रहते हैं कि इससे अच्छा होगा तब हम शुरुआत करेंगे, तो वो निहायत गलत बात है। हम जिस भी परिस्थिति में हैं और जिन सुविधाओं के बीच में हैं, उन्हीं के बीच में जब हम चलते हैं, तब निश्चित है कि वही चुनौतियां होती हैं और उन्हीं में ही पार भी पड़ती है, उन्हीं से वो पार भी निकलता है। क्योंकि आपको अगर अच्छे तैराक हैं तो धारा के विपरीत जब आप चलते हैं ना, तब आपकी अच्छे तैराक होने की पहचान होती है। बिल्कुल। अगर आप धारा के साथ साथ चलते हैं तो उसके साथ तो मुर्दे भी चलते हैं, उसके साथ तो कोई भी चलेगा। लेकिन आप अगर विपरीत चलते हैं तो चुनौतियां भी ठीक इसी तरह से। उनके बीच में जब आप काम करते हैं, जब अपने लिए काम करते हैं, अपने समाज के लिए काम करते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए काम करते हैं, अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, अपने संस्थान के लिए काम करते हैं, वहाँ भी आपको चुनौतियाँ आती हैं। उनके बीच भी अगर आप एक समन्वय के भाव से चलते रहेंगे ना, तब निश्चित है कि सफलताएं आपके साथ होंगी, भले ही धीमी गति से हों। इसीलिए कहा जाता है कि जो मध्यम मार्ग है ना, वो सबसे बेहतर होता है कि बिना किसी विरोध के हम अपने काम को करते चले जाएं। सबसे बेहतर ये है कि जब आपके सामने कोई अवरोध आता है तो आप अपने आप को इतना सक्षम करें कि वो अवरोध या वो विरोध जो है वो समर्थन में बदल जाए। बिल्कुल। बजाय इसके कि हम उस विरोध की प्रतिक्रिया खुद देने लगे। अगर हम उसको समर्थन में बदलने की हैसियत रखते हैं तो हमारी कितनी भी चुनौतियां हमारे सामने हों, हमारे विकास को, हमारे बढ़ने को कोई रोक ही नहीं सकता। तो अगर हमारे पास एक्सेप्टेबिलिटी है, स्वीकार करने की क्षमता है, तो हम निश्चित है कि आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल साफ है, हम सब जानते हैं कि जो अगर आप कृष्णमूर्ति को, अगर आपने जय कृष्णमूर्ति को पढ़ा तो उन्होंने साफ कहा है कि जीवन को जीने का एक तरीका है, और ये सुख और दुख जो है ना, ये हमारे क्रिएट किए हुए हैं। बिल्कुल। जो बात हमारे अनुकूल है वो हमारे लिए सुख है, जो प्रतिकूल है वो दुख है, तो हमने क्रिएट किया। तो अगर हम स्वीकार करेंगे दुख को दुख की शक्ल में और सुख को सुख की शक्ल में, तो निश्चित है कोई भी अवरोध हमारे सामने बहुत ज्यादा देर तक रह नहीं पाता, हम आगे बढ़ ही जाते हैं। राजेश जी, चलते चलते कुछ और हम आपसे सुनना चाहेंगे। आप हमें कविता सुनाए, गजल सुनाए, शेर सुनाए, कुछ भी सुनाए। जी बिल्कुल सुमन जी, मैं एक बहुत छोटी सी कविता है मेरी, और वो मुझे लगता है कि एक बात को कहने के नज़रिए से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और वो कविता है कि हम जिस लायक हैं हमें उस लायक कभी समझा ही नहीं गया। हम जिस लायक हैं हमें उस लायक कभी समझा ही नहीं गया। जब हम ये सोच रहे होते हैं तब हम किसी लायक नहीं होते। वाह, बहुत खूब। आपकी अपनी जगह तय है, आपके सामर्थ्य पर, आपके परिश्रम पर, आपके समर्पण पर तय करता है कि आप वो कहाँ तैयार करते हैं, कितनी ऊंचाई पर तैयार करते हैं, किस शक्ल में तैयार करते हैं। जी राजेश जी, बहुत अच्छी बातें आज आपसे हुई। आपने अपना कीमती समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आज हमने राजेश चड्ढा जी से कुछ रूहानी बातें की, कुछ दुनियावी बातें की, और ज़िंदगी के उनके अनुभवों से हम रूबरू हुए। और चलते चलते मैं अपनी ही बात कहूँगी कि खुदा मिलेगा आसानी से जब कोई तरकीब न हो, और लिखना सब बेमानी जब तक रूहों की तकरीब न हो। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए कुछ बातें विद सुमन।